दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं क्लास 11th की एक पोएम लेकर आप लोगों के बीच में हूँ, द वॉइस ऑफ द रेन। फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पोएम है कि कोई किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है और किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है, किस तरीके से वो बताएगा कि मिंगल होना, किसी में समाहित हो जाना, मिल जाना किसी में, ये देखेंगे। और क्वेश्चन खुद से है। जब हम मोनोलॉग करते हैं ना, कभी कभी आप देखिए सड़क पर चलते हुए लोगों को, तो वो खुद से बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉल्ट विटमैन ने किस तरीके से ट्रांसलेट किया है वॉइस ऑफ द रेन को। कैसे उन्होंने समझा, कैसे जाना कि रेन हमसे क्या कहना चाह रही है, क्या उसका कहना है। इस पोएम को कन्वर्सेशनल फॉर्म में पोएट ने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने। बहुत सी पोएटिक डिवाइसेस आपको मिलेंगी इस पोएम के अंदर, जहां मैं आपको एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, इंजैबमेंट, एनाफोरा जैसी चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आप जानते भी ना हो, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरी पोएम डिस्क्राइब करते हैं विद समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका, और आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी बताऊंगा। एंड हु आर्ट दाउ, पोएम लिखने का एक तरीका है। पोएट जो लिखते थे उन्होंने लिखा हु आर्ट दाउ। आर्ट हियर रेफर एज द हेल्पिंग वर्ब आर। जब आर्ट लिखा गया तो इसका मतलब आर हो गया। आप ये स्पेलिंग अपनी बुक में देख रहे होंगे, इसका मतलब हो गया ये यू। हु आर्ट दाउ, कौन हो तुम, अरे बताओ ना अपने बारे में, कौन हो। और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन किया जा रहा है। ये क्लियर नहीं कौन हो तुम, क्लियर भी है तो तुम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो ना, कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन दो आप हमसे। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश की बूंदों से पोएट कहता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा क्या परिचय है। Which stands to tell, gave me an answer as we translated। और पोयम ने अपने बारे में जो उत्तर दिया, अपने को कैसे डिस्क्राइब किया, अपने को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, वो हम यहाँ देखने चल रहे हैं। पोएम का क्या आंसर है, पोएम में क्या आंसर देखते हैं हम रेन का। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कौन हूं, तो इसका जवाब आपको मिल गया। हु आर्ट दाउ, तो इसका जवाब मिल गया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन का बोलना। अब हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने रेन को बोलते हुए सुना होगा, हालांकि ये ज्यादातर पोएट्स कर पाते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं वॉल्ट विटमैन किस तरीके से बात कर रहे हैं रेन से, पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं। बात करना किसकी कला है, बात करना किसकी आदत में है, इंसानों की आदत में है, पर्सन की आदत में है। यहां पर देखेंगे रेन को पर्सनिफाई किया गया, मानवीकरण अलंकार। बात करना किससे, रेन से। अब आप जरा सोचिए कि क्या रेन से बात करना संभव है। कहा गया है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कभी वहां पहुंचा, और कैसे, वो रेन से बात कर रहा है। वॉइस ऑफ द रेन, क्या आवाज आ रही है अपना परिचय देने के लिए। कहते हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। कविता क्या है, पोएम क्या है जानते हैं आप। पोएम इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हमारे मन के अंदर जो उद्गार हैं, जो भरा हुआ है, जो दुख है, वो कविता के रूप में निकलती है, वो कभी आंसू के रूप में निकलते हैं। तो कविता क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, जो स्पॉन्टेनिटी है, जो स्वतः स्फूर्त है, जो निकलती है। तो कवि ने कहा कि कविता जो है वो है सिस्टर ऑफ सारो। एक ने यहां तक कह दिया कि सिस्टर ऑफ सारो है, दुख की बहन का नाम कविता है। यहां पर हम आगे बात करते हैं, इतना इंट्रोड्यूस आपको करा दिया पोएम के बारे में। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कैसा,
शॉवर कैसा है, रेन कैसी, सॉफ्ट फॉलिंग, बहुत धीरे धीरे। पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, पोएट क्या कर रहा है, वो पिटर पैटर साउंड जो है पानी का बरसना, कैसा साउंड है उसका, उसको सुन रहा है और उससे कहता है कौन हो तुम, तुम्हारा क्या परिचय है। तो पोएम के अंदर हम देख रहे हैं कि रेन अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे रही है। कहती कि पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल आई राइज, इटर्नल मीन्स जिसके अंदर स्टेबिलिटी है, जो अस्थाई है, जिसके अंदर चेंजिंग नहीं है। इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं जमीन से ऊपर उठती हूं। ऊपर उठना, इम्पाल्पेबल जो अनटच्ड है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, आउट ऑफ द लैंड। और होता क्या है कि जमीन से ऊपर उठना, धरती से ऊपर उठना, किस तरीके से, भाप बन के, इवेपोरेट होके। एंड द बॉटमलेस सी, कहां से, बॉटमलेस सी, कहां से, बॉटमलेस सी, ओशन से उठना, धरती के ऊपर, उसके लेवल में आना और फिर ऊपर उठ जाना, इवेपोरेट होके, अपवर्ड टू हेवन, ऊपर उठते जाना, कहां तक, हेवन तक, जहां पर हम आप सोच नहीं सकते हैं वहां तक पहुंचना। वेंस वेगल्यू फॉर्म, वहां जब ऊपर पहुंच जाती हूँ ना हेवन के पास में, तब मैं क्या करती हूँ, वेगल्यू फॉर्म, तो मैं अस्पष्ट रूप से, अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, उस तरीके से मेरा एक नया रूप बनता है। फॉर्म करती हूं मैं खुद को, किस तरीके से, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम, मेरा रूप बदल जाता है। जब बॉटमलेस सी कहा गया तो इसका मतलब वो पानी के रूप में है, इवेपोरेट हुआ तो भाप के रूप में वो ऊपर उड़ गया, और ऊपर जाके वो छोटे छोटे मिट्टी के कणों के साथ, धूल के कणों के साथ में, और भी तमाम सारी चीजों के साथ में मिक्स होके बादल के रूप में कन्वर्ट होती है, और फिर वो बारिश के रूप में, फिर जिस रूप में है, बॉटमलेस सी जिसके लिए कहा गया है, उसी रूप में आना, और उसी रूप में आके फिर मिल जाना, अपने लेवल पर आ जाना। ये रेन का काम है। एट द सेम, फिर क्या होता है, मैं फिर वैसे ही हो जाती हूं जैसे मैं थी, जैसे मैं बॉटमलेस सी के अंदर थी, ठीक वैसे ही हो जाना मेरा। आई डिसेंड टू लैप द ड्रॉट्स, जब मैं जमीन पर आती हूं ना अपने घर पर, तो मैं क्या करती हूँ, ड्रॉट्स, ड्रॉट का मतलब क्या है, स्टारवेशन लाना, सूखा पड़ना। लैप द ड्रॉट्स, लैप का मतलब होता है धोना, किसी को वॉश करना। जब मैं आती हूँ ना जमीन पे, तो क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह का बेनिफिट लोगों को मिलता है। पहला बेनिफिट क्या है, लेप द ड्रॉट्स, जो सूखा पड़ा हुआ है ना उसको समाप्त कर देती हूँ मैं, उसको धुल देती हूँ। एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और क्या होता है, जो डस्ट है, जो धूल है, जो मिट्टी के कण हैं जगह जगह जमे हुए, उनको मैं क्या करती हूँ, डस्ट लेयर को। ग्लोब, ग्लोब हियर रेफर फॉर द अर्थ, पूरे बड़े लेवल पे इसको देखिए ग्लोब को, जो पूरी पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है। जो पृथ्वी पर डस्ट लेयर है, धूल की कण जमा है, जो एक परत जम गई है, उसको धुल देना, उसको साफ कर देना। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और क्या होता है, मिट्टी के कण जो फैले हुए हैं, उड़ रहे हैं, उनको शांत करना। जो सूखा पड़ा हुआ है उस बैरन लैंड को फर्टाइल बना देना, ये मेरा काम है। उसके साथ साथ वो अपने बारे में और डिस्क्राइब करते हुए रेन का कहना है that all that in them without me were seeds only, मैं ना हूं अगर ना, तो क्या होगा, सीड्स ऐसे ही रह जाएंगे, जमीन के अंदर गड़े रहेंगे, लेकिन अंकुरण नहीं होगा उनका, वो बड़े नहीं होंगे, सैपलिंग नहीं बनेंगे, वो लेटेंट अनबॉर्न, वो छिपे रहेंगे। लेटेंट मीन्स हिडन, जो छिपे हुए हैं, वो क्या होगा, छिपे रहेंगे जमीन के अंदर। अनबॉर्न, उनका जन्म ही नहीं होगा, किसका, सीड का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेन अगर नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा अगर उसको, तो उसका अंकुरण नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, पूरे वक्त, रात और दिन,
आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं जब वापस आती हूँ ना, बॉटमलेस सी से एवेपोरेट होके ऊपर जाना, हेवन की तरफ, अपवर्ड हेवन, ऊपर उठते जाना, फिर एक बादल के रूप में बनना और फिर नीचे आना। आने के बाद मेरा किस तरीके का बेनिफिट है लोगों को। पहला बेनिफिट क्या बताया कि मैं ड्रॉट्स को लैप करती हूँ, धो देती हूँ, सूखा समाप्त कर देती हूँ। जो एटॉमीज हैं ऑफ डस्ट, छोटे छोटे धूल के कण, उनको शांत कर देती हूँ जो उड़ रहे हैं पूरे वातावरण में। और क्या करती हूं मैं, सीड्स लेटेंट अनबॉर्न, जो जमीन के अंदर गड़े हुए सीड्स हैं उनको क्या करती हूं, अनबॉर्न होने से बचाती हूं मैं, उनका अंकुरण होता है। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। जब अपने ओन ओरिजिन में फिर आती हूं ना, जहां बॉटमलेस सी जिसको कहा गया है, तो मैं क्या करती हूं वहां पर, गिव बैक लाइफ, लोगों को जीवन देना, पेड़ पौधों को जीवन देना, वनस्पतियों को, इंसानों को, हर तरीके से इसका बेनिफिट है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और क्या करना, इन सब चीजों को प्योर करना, पवित्र कर देना, पायस करना। उसके साथ साथ क्या करना, ब्यूटिफाई इट, इसको सुंदर बनाना, इसकी सुंदरता को बढ़ाना। किसका काम है, रेन का काम है। यही वॉइस ऑफ द रेन है। समझेगा कौन हमारी बात को, रेन की बात को कौन समझ रहा है। हमने तो इतने समय में कभी टीन शेड पर पानी की बूंदों को गिरते हुए जब सुना है तो बड़ा अजीब सा लगता है, कितना कैसा साउंड होता है जो सुनने लायक नहीं होता है। लेकिन पोएट क्या कर रहा है, पोएट सुन रहा है, बात कर रहा है, किससे, रेन से। और देखिए वॉइस ऑफ द रेन, उसकी जो आवाज है उसको समझना। ठीक ऐसी ही पोएम हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी, सेम, जहां 1000 ऑफ फैंसीज, हजारों तरह की परिकल्पनाएं उसके मन में चल रही हैं। ही वॉज लिसनिंग द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन ऑन हिज बेड। वो बेड पर लेटा हुआ है पिलो लगाकर, और क्या सुन रहा है, जो उसके घर की छत पर जो सिंगल्स हैं, टूटे हुए पत्थर हैं, जो कंकड़ हैं, उनके ऊपर जब बारिश के बूंदें गिरती हैं तो उसको अजीब सा स्वर, म्यूजिक सुनाई पड़ता है, संगीत निकलता है। कहता है थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज, हजारों तरह की कल्पनाएं और परिकल्पनाएं उसको घेर लेती हैं, उसको अपनी माँ की याद उसी में आ जाती है। ठीक उसी तरीके से वॉइस ऑफ द रेन पोएम के अंदर वॉल्ट विटमैन क्या बता रहे हैं कि मैं बारिश की गिरती हुई बूंदों की आवाजों को अच्छे से महसूस कर रहा हूं, सुन रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं बातें कर रहा हूं, और वो हमसे क्या कह रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, एज अ पोएट, एज अ कंपोजर। लास्ट 2 लाइन्स आप देखिए, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड, डुली विथ लव रिटर्न्स। अपने जन्म स्थान पर आना। जैसे एक छोटी सी इंसिडेंट आपके साथ में कनेक्ट कर दूं कि जब लंका विजय करके भगवान राम आना चाह रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि किसी को दे दिया जाए ये राज्य, किसी अपने को। तो किसी ने कहा, प्रपोजल रखा कि आप ही राजा बन जाइए यहाँ के। तो उन्होंने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, कि ये लंका भले सोने की है लेकिन ये मुझे नहीं अच्छी लगती, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। तो ठीक उस तरीके से जो अनबॉर्न लेटेंट है ना, जिसको जीवन देने के लिए रेन, अपवर्ड हेवन कहा गया ना, स्वर्ग में पहुंच जाना, तो स्वर्ग की परिकल्पना ही अजीब है। ऊपर पहुंच जाते हैं हम, कहां पर, जहां से वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है। वो इतनी अच्छी जगह है, हेवन कहा गया उसको। पैराडाइज लॉस्ट में आप देखिए कि हेवन में रहने के लिए किस तरीके से लोग आतुर हैं। और यहां पर क्या हो रहा है कि वॉइस ऑफ द रेन, जब उसकी आवाज आती है तो हमको बताती है ना कि हमारे लोग हैं, हमको अपने लोगों के बीच में आना है। जिस तरीके से भगवान राम ने कहा कि हम वहां नहीं रह सकते, हम अपनी जन्मभूमि पर चलेंगे। ठीक वॉइस ऑफ द रेन का ये कहना, रेन का ये कहना कि नहीं, मुझे अपनी जगह पे चलना है।
जहां मेरा घर है, जो मेरा बर्थ प्लेस है, जो मेरा नेटिव लैंड है, मुझे वहीं चलना है, उसी को एनरिच करना है, उसी को फुलफिलमेंट करना है, वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट। कोई ध्यान रखे या ना रखे। रेक्ट का मतलब होता है ध्यान रखना, अनरेक्ट का मतलब कि किसी चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, जब मैं नीचे लौट आती हूँ ना अपने नेटिव प्लेस पर, तो क्या होता है फिर, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, तो ऐसा लगता है जैसे खुशी मिल गई हो, जैसे बहुतों का प्यार मिल गया हो। और बारिश होती है ना, जब पहली बारिश होती है तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से ग्राउंड में निकल जाते हैं, छतों पर पहुंच जाते हैं और भीगते हैं। तो ये क्या है, लव रिटर्न है कि बारिश जिस तरीके से हमको खुशियां दे रही है, ठीक उसी तरीके से वो भी उम्मीद करती है कि आप भी उसका सपोर्ट करिए। और उसका सपोर्ट क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाइए और पानी को बचाइए। इससे ये तो खैर मैंने कनेक्ट कर दिया आपसे अपनी तरफ से, ये जो है वॉइस ऑफ द रेन है, जिसको समझने की कोशिश करना है कि वो क्या कहना चाह रही है। इसका मैसेज क्या है कि आप भी अपने नेटिव प्लेस से, अपने बर्थ प्लेस से जुड़े रहिए। जो आपकी जमीन है अपनी, उससे आपको दूर नहीं होना है, तो आपको भी खुशी मिलेगी और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी खुशी मिलेगी। आइए कुछ पोएटिक डिवाइसेस की बात की जाए। इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि रेन जो वर्ड है ना, ये पर्सनिफाई कर रहा है, पर्सनिफिकेशन है, ये मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि बोलना तो मनुष्य का काम है। और यहां पर किसको बोलते हुए दिखाया गया है, रेन को, तो ये हो गया पर्सनिफिकेशन। इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे एजोनेंस, इसमें हम कॉन्सोनेंस भी देखेंगे। एनाफोरा, जैसे एनाफोरा क्या है, इंजर्मेंट क्या है, एजोनेंस का मतलब है कि किसी भी लाइन में, पोएटिक लाइन में कोई भी वॉवेल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो। कॉन्सोनेंस का मतलब है कि कॉन्सोनेंट साउंड किसी लाइन में बहुत ही प्रोमिनेंट हो। इंजर्मेंट का क्या मतलब है कि जब किसी लाइन में विदाउट एनी यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज किए जब हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं तो उसको इंजर्मेंट कहते हैं। आइए इतनी चीजें पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन में आप देखिए, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, हु दाउ टू सॉफ्ट शावर। इतने वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, ओ साउंड, और ओ वॉवेल में आता है, इसलिए इस लाइन में एजोनेंस का यूज किया गया है। ऐसे ही कॉन्सोनेंस आप ढूंढिए कि किसी लाइन में, जैसे सेकंड लाइन में अभी एक और आपको मिल जाएगा एजोनेंस। ए साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, स्ट्रेंज में, गेप में, एन, आंसर, एज, ट्रांसलेटेड, बहुत बार ए लेटर आया हुआ है, तो यहां भी एजोनेंस है। आप इस तरीके से कॉन्सोनेंस ढूंढिए कि कोई भी लेटर, जैसे लाइन नंबर 4 देखिए आप, राइस में एस है, बॉटम लेस में आ गया, सी में आ गया, तो यस साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया, इसलिए यहां पर कॉन्सोनेंस हो गया। एनाफोरा एक वर्ड आप देखिए, यह भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस है। एनाफोरा का मतलब होता है कि किसी कंजुगेटिव लाइंस में अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है, न्यू लाइन में, जैसे इस लाइन में एंड आ गया, तो न्यू लाइन में भी एंड आ गया, और इसके बाद भी एंड आ गया, नहीं भी आया, यहां 2 जगह है, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं। आप इस पोएम में देखिए, आई डिसेंड टू लैप द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम, फिर उसके बाद एंड फॉर एवर डे बाई डे एंड नाइट, उसके नीचे की लाइन में भी आप देखेंगे एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो एंड जो साउंड है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, बार बार न्यू लाइन में यूज किया गया है, जहां पर इस तरह की स्थिति होती है उसको हम पोएटिक डिवाइस के अंदर एनाफोरा जानते हैं।
एनाफोरा के नाम से जानते हैं उसको। और जो भी पोइट्रिक डिवाइसेस थी मेनली मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। पोएम के बारे में मैंने पहले ही बताया था, कन्वर्सेशनल फॉर्म में इस पोएम को लिखा गया है। और पोएम को आप पढ़िए, समझिए, अच्छे से जानिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, आपकी विचारों का स्वागत है।